नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएसओ एग्ज़ाम की। डीएसओ एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है, डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, यानी कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का जो अभी बीपीएससी में ने एग्ज़ाम लिया है, ठीक है। कब लिया है? तो 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को जो आप एग्ज़ाम हुआ है उसके एक एक हम पेपर को देखेंगे और पेपर में एक एक प्रश्न को और उसका उत्तर भी हम देखते हुए चलेंगे। इसमें मेरे कराने का उद्देश्य है कि अभी आपका बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है, तो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 71वीं बीपीएससी के लिए ये पेपर देखना इसलिए ज़रूरी बनता है क्योंकि ये बीपीएससी ही एग्ज़ाम लेती है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेती है, जो कि अभी आगे सितंबर में आपका बीपीएससी एग्ज़ाम है। तो उसके लिहाज से इसको डीएसओ का एग्ज़ाम का जो पीटी का भी एग्ज़ाम हुआ है, पीटी का, तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आपको बीपीएससी में भी पूछे जाएंगे। कौन सा? तो 71 बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। तो इसीलिए यहाँ पे आपको करेंट अफेयर, जीके जीएस, देखो जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं आपके किसी भी स्टेट में, तो सबके लिए यहाँ पे आपका जीके जीएस हो गया और उसके बाद में करेंट अफेयर हो गया। किस प्रकार से करेंट अफेयर पूछा जा रहा है पेपर में, तो ये सब आप सभी स्टेट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि हर एक स्टेट पे पेपर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आपको इन्हीं सबसे आना पॉसिबल है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। पेपर का हम एक एक सोल्यूशन आपको बताते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, केवल उत्तर प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में इसको देखते हुए चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, ए बी और के की माँ है। ए बी और के की माँ है। डी जो है वो ए का पति है। ई डी का भाई का पुत्र है। और ए और ई का संबंध क्या होगा? तो इसका आपका सही उत्तर होगा बहन। केवल हम यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर फॉर्म आप लोग चेक करते रहिए। क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में मैं बताता हुआ चलूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यही आपकी सटीक कहना आंसर की है। यही मैं एक एक प्रश्न को बिल्कुल अपने तरफ से सॉल्व करके लाया हूँ, कहीं पे कोई भी गलतियाँ नहीं हैं। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसको मैं भी अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। हर एक प्रश्न का एक एक एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में पढ़ता हुआ जाऊंगा। नेक्स्ट है कि आपको बताना है यहाँ पे लुप्त संख्या क्या होगी। तो इसमें लुप्त संख्या, इसका आंसर बी होगा, यानी 68। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार का मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है n अंक में क्या है। तो n कौन सा अंक n के इकाई स्थान पे है, तो n के इकाई स्थान पे कौन सा अंक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। 0 इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ देखते हैं। प्रश्न अंक का चौथा, कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो इसको आपको देखना है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आपका आएगी 32 आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी और सरिता ने एक स्थान x से यात्रा शुरू की थी। रानी पश्चिम की ओर गई और सरिता उत्तर की ओर गई। दोनों एक ही गति से यात्रा कर रही थी। कुछ समय बाद दोनों अपने बाएं मुड़कर कुछ कदम चले और फिर वे अपने बाएं मुड़ी, और तो रानी और सरिता के चेहरे x के सापेक्ष किस दिशा में होंगे? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, किस दिशा में होंगे? तो पूर्व और दक्षिण। पूर्व और दक्षिण आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 5 अंक 1, 2, 3, 4, 5 में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो ये 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो ये 20 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आपका दिया हुआ है सर्किल, तो इसमें आपको क्या करना है कि लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे आएगी आपका बी आंसर सही है, 3 आएगी। नेक्स्ट है कि यदि एक प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ घटाना है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका बी आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। बी आंसर आपको देखेंगे लगा के, तो आपका बी आंसर सही बैठेगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में केवल आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर की जो कि सबसे सटीक है। देखिए, दोस्तों का एक समूह अष्टकोण के कोने पर एक करके बैठा है।
सभी का प्रमुख केंद्र की ओर, सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। महिमा रमा के तिरछी विपरीत बैठी है, महिमा जो है रमा के तिरछे विपरीत बैठी है। जो सुषमा के दाईं ओर है, रवि सुषमा के बगल में बैठा है और गिरधर के विपरीत है। तो जो चंद्रा के बाईं ओर है और सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं बैठी, नहीं बल्कि शालिनी के विपरीत है। शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका आपका सही आंसर होगा गिरधर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी शब्द दिया हुआ है, इसके 4 अक्षर उलट के क्रम में लिखे जाएं और अगले 5 अक्षर को बिना क्रम बदले लिखा जाए, तो फिर शेष अक्षर फिर से उल्टे क्रम में लिख दिए जाए, तो निम्न में से कौन सा अक्षर मध्य में होगा? तो ये आपका होगा ओ, जो है वो मध्य में होगा, ओ मध्य में होगा। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न जो कि बीपीएससी में आपके हर जगह एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी 71 में भी आपको 10 क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलते हैं। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है? तो ये नेपाल से है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के NFHS 5 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा? तो 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है। हाँ, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा है 97% घरों में बिजली है, ये भी सही है। 96% घरों में बैंक और डाकघर खाते हैं, ये भी सही है। और 83% घरों में शौचालय की सुविधा है। तो ये अभी चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है आपको लोगों को बताना है। तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है कि महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों से है। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, प्रश्न और उत्तर ही में पढ़ूंगा। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? तो लक्षद्वीप से आप लोगों को पता है 36 द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप। 36 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया? तो मैत्री सेतु नदी कौन सी नदी पे? तो फैनी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा क्वाड का मेंबर या क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं है, जबकि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत और जापान है। चौथा इसमें हो जाएगा आपका जापान। जापान मिला दो तो ये चारों क्वाड के हो गए, लेकिन यूके है जो कि क्वाड का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत क्यों मायने रखता है? पुस्तक के लेखक क्यों है, कौन है? तो भारत क्यों मायने रखता है? पुस्तक का लेखक है एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं। तो एस जयशंकर की पुस्तक है भारत क्यों मायने रखता है। बीपीएससी 71 के लिए अति महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं। आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, ये बीपीएससी का अभी हाल ही में 3 अगस्त को एग्जाम हुआ है, कल ही, तो इसीलिए ये प्रश्न आपको देख के जरूर जाने हैं। पूरा सेट कीजिए, एक एक प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के हुआ सदा तनसीक, तो सदा तनसीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो इनमें से कौन सी धातु नहीं है? तो इनमें से रेडान आपका रेडियम आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? तो वंडर ड्रग्स ओजोम्पिक का निर्माता कौन है? नोवो नॉर्डिक्स किस देश के बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य कंपनियां हैं? तो ये डेनमार्क की है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुके सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो इन्होंने डिंग लेरेन को हराया। तो डिंग लेरेन को हराकर ये सबसे कम उम्र के शतरंज के चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न है कि सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो अभी पाकिस्तान के साथ चल रहा था तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है, इसीलिए प्रश्न देखो यहाँ पे आ गया है। तो करेंट अफेयर के प्रश्न ऐसे ही आपको बनेंगे, बीपीएससी 71 में आपको इसी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। तो सिंधु जल समझौता से कौन सा कथन सही है, तो यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्तांतरित की गई थी। यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी थी, तो ये भी आपका सही हो गया। तीसरा है कि स्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आयुक्त होंगे, तो ये भी आपका सही हो गया, यानी उपयुक्त तीनों कथन इसके सही थे। नेक्स्ट है कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। तो एक्सियोम 4 भी आपको अच्छे से तैयार करना है, और ये प्रश्न देखो इस प्रकार से पूछा गया, तो ये नॉर्वे के थे लोग, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखो, इसका आंसर नॉर्वे, हाँ सॉरी इसका आंसर आपका सभी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के भी थे, नॉर्वे की, पोलैंड के, हंगरी के, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी नीचे नहीं देख पाया था मैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। तो आपको पता है कि आदित्य L1 इसरो का पहला सौर मिशन क्या है, हाँ सॉरी यहाँ पे इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है, तो सूर्य L1 होगा, आदित्य L1 नहीं, हाँ आदित्य L1 ही है, सही है, आदित्य L1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 19वां नैम शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ, युगांडा की राजधानी रवांडा में, युगांडा की राजधानी रवांडा में ये हुआ था, ठीक है। तो रवांडा भी आप लोग याद रखेंगे, रवांडा इस प्रकार से आपको लिखा जाता है, रवांडा। नेक्स्ट है कि किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया। तो किस देश ने फिलिस्तीन में जो इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ किया गया था, इसको दक्षिण अफ्रीका ने एक नरसंहार बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे भारत का निकासी अभियान कहाँ से इसको निकाला गया, समृद्ध देश। तो ऑपरेशन गंगा का संबंध आपका हो जाएगा किससे, तो ऑपरेशन गंगा का संबंध हो जाएगा आपका कहाँ से, तो यूक्रेन से ए का 4। ऑपरेशन कावेरी का संबंध हो जाएगा सूडान से, ऑपरेशन कावेरी सूडान से। ऑपरेशन अजय का संबंध हो जाएगा इजराइल से, और ऑपरेशन देवली शक्ति का संबंध हो जाएगा अफगानिस्तान से। तो आपका ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोग आंसर मिलाते चलिए, बिल्कुल सटीक आंसर की यही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। तो किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BERL। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। BEL का कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में, इसका गाजियाबाद में भी ब्रांच है और आपका बेंगलोर में भी ब्रांच है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे। देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस समय बहुत चल रहा है, तो इसीलिए आप लोग इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन है, जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल के विजेता कौन थी। तो महिला एकल की विजेता कौन थी, तो कोको गॉफ जो थी ये थी महिला विजेता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो यहाँ पे पूछा यूक्रेन के साथ कौन कौन सा देश अपनी सीमा साझा करता है, तो मोल्डोवा भी करता है, बेलारूस भी करता है, रोमानिया करता है, स्लोवाकिया, यानी कि आपका उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को BPSC में मिलते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि होर्मुज जलडमरू निम्नलिखित में से किस देश किस किस खाड़ी के बीच है। तो होर्मुज जल संधि जो जलडमरू है ये किस किस खाड़ी के बीच है। तो ये आपका हो गया फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यानी 1 और 4 इसका सही आंसर हो गया। 1 4 कहाँ पे है, तो 1 4 आपका डी में है, डी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की है। तो इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा किसने किसने की है। तो एक तो हो गया माली और दूसरा हो गया बुर्किना फासो, ये दोनों ने कि 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। 3 4 कहाँ है, तो पहले ही ऑप्शन दो। इस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाने लगे हैं, तो इस प्रकार से आपको तैयार करके चलना है। मैं बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी मैं जल्द ही प्रारंभ करने वाला हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोग लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तो मैं जल्द ही बीपीएससी की 20+ टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, मॉक टेस्ट रहेगा और इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बने रहिए चैनल पे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है। तो भारत का बाल लिंगानुपात है 919। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से आपको मैच करना है, मैच मतलब इनमें से कौन सा सही है, सही मैच है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही युग्म सुमेलित है। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, तो ये आपका गलत हो गया। एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है ये भी आपका 1 और 3 आपका सही है, यानी कि इसमें से केवल 2 युग्म वाला सही होगा, केवल 2 युग्म आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डेटा सेंटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो डेटा सेंटर जो है डेटा का भंडारण करना और उनका प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये हो गया आपका ए आंसर इसका सही है, डेटा सेंटर से संबंधित। नेक्स्ट है कि किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका में नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास सृजन करना बिल्कुल सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना ये भी सही है। असमानता को कम करना ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो ये आप जानते हैं कि राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला देश का राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। तो विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन अवसंरचना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रकार से याद रखना है। विनिर्माण क्षेत्र में विकास करना है तो आपको परिवहन की परिवहन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी अवसंरचना है अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका उस क्षेत्र का यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तो ये इसलिए परिवहन अवसंरचना अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा निम्नलिखित में से है। तो हरित अवसंरचना नवीकरण ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में स्मार्ट सिटी का मुख्य ध्येय क्या है। तो भारत में स्मार्ट सिटी का मुख्य ध्येय है स्मार्ट बुनियादी ढांचे का और प्रौद्योगिकी का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है। तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लोक निर्माण अति महत्वपूर्ण है। तो बुनियादी ढांचे का विकास करना है उसके लिए आपको लोक निर्माण का विकास करना होगा। नेक्स्ट है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि क्या थी। तो ये भी आपको जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सब का लक्ष्य भी आपको याद रखना। मैं एक वीडियो में पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूरा वीडियो ले आऊँगा, उसमें आप लोगों को बता दूंगा। तो इसका आंसर हो गया 8%। उद्देश्य देखो, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न हर बार आता है, तो इनका उद्देश्य याद रखिए और इनका क्या लक्ष्य याद रखिए। दोनों चीज़ें अगर आपके स्पष्ट रूप से याद रहेंगे और किस वर्ष आई थी, कभी कभी उनका क्रम लगाने के लिए पूछ देता है। तो ये तीनों चीज़ें मैं एक वीडियो में लाऊंगा जल्द ही और उनको मैं पूरी तरीके से करा दूंगा। तो आपका एक टॉपिक यानी 2-3 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे वहाँ से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। यहाँ पे बोल दिया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। तेजी से विकास बिल्कुल था, समावेशी विकास बिल्कुल था, संपोषणीय विकास था, लेकिन ये सी वाला कथन गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। तो योजना अवधि से लक्ष्य बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो आपके ये है बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण करना है। हाँ बिल्कुल सही है, ये होगा। उसके बाद में हाँ इनका क्या करना है, योजना अवधि यानी कि यह क्रम लगाना है। योजना अवधि के मध्य निकट बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सा, जैसे इस प्रकार से आपको कालानुक्रम लगाना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो इसमें सबसे पहले हो गया पहला, यानी पहला। ये चौथा वाला बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर एक ही आप लोग पकड़ लिया तो यहाँ से पहला हो जाएगा, फिर आपका दूसरा चौथा वाला हो जाएगा, ये दूसरा यानी कि ये पहला हो गया, फिर ये चौथा यानी ये दूसरे न क्रम पे आएगा। उसके बाद आपका चौथे के बाद दूसरा ये जीवन की गुणवत्ता आएगा, और लिंग असमानता की कमी, तीव्रता, समावेशी विकास, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो 1 2 ऐसे 1 4 2 3, तो ये आपका सही आंसर होगा, इसीलिए सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का कार्य है। तो इनमें से कौन सा नीति आयोग का कार्य है। तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना नीति आयोग का कार्य है। तो ये आपका नीति आयोग कार्य नहीं होगा, क्योंकि ग्राम स्तर पे कौन करेगा, तो पंचायती राज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी करना, आपका ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 2 3 सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर एक सेकंड मैं एक फिर से चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। नीति आयोग का कार्य है, हाँ सॉरी ठीक, यहाँ बोल रहा है कि नीति आयोग का कौन सा कार्य है। तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना बिल्कुल है, बिल्कुल सही होगा इसका। दूसरा है कि कार्यक्रमों और पहलों के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल गलत हो गया, अंतर्राष्ट्रीय से इसको कोई संबंध नहीं है, इसीलिए सी आंसर 1 और 2 ही आपका सही होगा, सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका विशेष का ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो नीति आयोग पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2018, गलत हो गया, 2018 नहीं बल्कि 2015, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 1 जनवरी 2015 को ही थी, तो पहला आपका गलत हो गया। ये योजना आयोग का प्रतिष्ठान था, बिल्कुल सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, तो ये भी आपका सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो ये भी 2 3 और 4 आपका बिल्कुल सही होगा। 2 3 और 4 आपका डी आंसर में है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है। तो ये आपका हो गया 50%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कथन ए कथन बी। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी 71 में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपका ट्रेलर हो गया। बीपीएससी ने ये अभी एग्ज़ाम लिया है अगस्त में, और नेक्स्ट मंथ लेना है किसका, तो बीपीएससी 71 का। तो इसीलिए इस पेपर को अच्छे से करते जाइए। ठीक है, पहला अभिकथन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, बिल्कुल देखी गई है। बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों अगर सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उल्लेखनीय वृद्धि होगी, दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया। तो डीपी धर ने किसको तैयार किया और शुभारंभ किया। तो डीपी धर ने बिहार 5वीं पंचवर्षीय योजना को क्या किया है, तो तैयार किया, उसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट है कि जमुई बिहार बिहार जाना जाता है, जमुई जिला जो है बिहार जाना जाता है किसके लिए, तो सोना भंडार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है। वैसे तो ये आपको टसर रेसर और जर्दालू आम के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक ही आंसर देना है, तो ज़्यादातर टसर रेसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि अभिकथन 1, नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही है। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही है, प्रतिस्थापित किया। और दूसरा है कि यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है, तो ये भी आपका सही है, और दोनों आपका स्पष्ट या विश्लेषण भी
कर रहे हैं। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखो नीति आयोग से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 4-5 क्वेश्चन तो अभी हम लोग देख चुके हैं अभी तक। तो यानी कि आप लोगों को नीति आयोग यानी कि आयोग के बारे में, चाहे वित्त आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, यानी संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय पे अधिकतर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा, तो नीति आयोग को 7 स्तंभ उद्देश्य है। तो नीति आयोग को 7 स्तंभ उद्देश्य है। हाँ, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके 3 विशेष विंग हैं, नहीं गलत, इसके 3 विशेष विंग नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल एक ही आपका सही आंसर होगा। पूरे पेपर का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं अगले वीडियो में आपका पूरे पेपर का एक एक क्वेश्चन का विद डिस्क्रिप्शन के साथ आपको लेकर आऊँगा। क्यों इसका सही है क्या नहीं है उसका रीज़न भी बताते हुए चलूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक आंसर की के तौर पे लेकर चल रहा हूँ कि बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देखना है और आपने देखना है कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने क्या। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। और मैं एक दिखा देना चाहता हूँ कि BPSC 71 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी आपके जितने भी आगामी एग्जाम्स चाहे UP PCSC उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न जो है यह इसी प्रकार से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो अरुणा आसफ अली संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, तीनों थे, लेकिन अरुणा आसफ अली नहीं थे। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि स्थानीय शासन के संबंध में जो समितियां आई है उनका कार्यक्रम लगाना है। तो बलवंत राय मेहता आपको पता होना चाहिए 1957 में, बलवंत राय मेहता 57 में। GV के राव कितना, तो 85 में, मैं 85 केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अशोक मेहता आपको पता है 77 में, और थुंगन समिति आपको पता है कि 88 में, सबसे लास्ट में 88 में। तो आप यहीं से मैच कर लीजिए, पहला ये हो गया 57, दूसरा ये हो गया 77, फिर 85, फिर आपका थुंगन, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ है, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये समितियां भी आप लोगों को याद रख के चलना है। मैं समितियां भी एक वीडियो में आपको विशेष रूप से करा दूंगा। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है। तो ये भी आपका 371 के सभी प्रावधान मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा, सभी प्रावधान आपको करवा दूंगा 371 से संबंधित। ठीक है, तो 371 में किस में, मणिपुर का संबंध है। तो मणिपुर का जो है वो है आपका तो सी में कौन सा, 371 सी में मणिपुर का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संसद की अनुमान समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो संसद की जो अनुमान समिति है उससे कौन सा सही है। तो ये अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पे की गई थी, बिल्कुल सही है। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अनुमान समिति में कोई यानी कि एस्टिमेट्स समिति है, एस्टिमेट समिति में कौन है, तो इसमें दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, हाँ, तो ये आपका बिल्कुल सही है, भारतीय नवाचार है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली के उल्लेख नहीं है, तो ये भी आपका सही है, दोनों कथन इसके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का किस प्रकार का बहुमत की आवश्यकता होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो आपको प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, प्रभावी बहुमत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कि वरीयता क्रम में सबसे नीचे में कौन आता है। तो इनमें से आपको बताना है सबसे नीचे कौन आता है, पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश या किसी राज्य के राज्यपाल। तो इनमें से आपका सही होगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश क्रम में इनमें से सबसे नीचे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध कौन चुना गया था। तो निर्विरोध चुने गए थे कौन, तो बारहगिरी वेंकट गिरी। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये 231, संविधान के 231 में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, उच्चतम और उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976
के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पे ये चीज़ विशेषकर ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नहीं या यहाँ या हाँ। तो इनमें से कौन सा जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं है, तो ये आपका हो गया 38, जबकि 39 है, 39A है और 43 भी है। तो ये सभी प्रावधान जो है 42वें, मैं आपको 42वें संविधान संशोधन से जितने प्रावधान हुए 42वें और 44वें दोनों संशोधन के बारे में एक वीडियो लाऊंगा, आपको दोनों में आपको विशेष रूप से बता दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं एक एक वीडियो लाऊंगा। आप लोग अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो, चाहे वो आपके जी से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो ये कोई कनाडा का नागरिक है, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि उसको क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, गिरफ्तारी के खिलाफ है, और जबकि आपको कानून के समक्ष समानता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि आर्टिकल 19 जो कि देता है, तो वो प्रावधान नहीं है। अब कौन कौन सा नहीं है, वो सभी हम आपको वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो इनमें से वाणिज्य मंत्रालय था CH भाभा के पास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, आप लोग को बताना है। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, VT कृष्णाचारी थे और N गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो ये सभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य के रूप में थे, जबकि सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किए हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये किससे लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो ये आपको विशेषकर याद रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो पड़ा हुआ है कि संविधान पॉलिटी में आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको कौन सा प्रावधान किससे लिया गया, वो सभी वीडियो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में पड़े हुए आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं 10 बजे जो है लाइव क्लास लाता हूँ, उसमें मैं आपको करा रहा हूँ अभी घटनाचक्र 2025 की, लेटेस्ट घटनाचक्र 2025 की, जो कि आपको BPSC RASC एग्ज़ाम, BPSC RPSC एग्ज़ाम, MPPSC एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैं 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब का उसमें संग्रहित किया हुआ है। घटनाचक्र विशेष रूप से अभी मैं करा रहा हूँ आपको इतिहास का प्राचीन इतिहास चल रहा है, गुप्त और गुप्तोत्तर चल रहा है, अभी जल्द ही मैं उसको भी समाप्त करके, और उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसी प्रकार से सभी वीडियो आपको आते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करते रहिए। चलते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित अकाल आयोगों को क्रम लगाना है। तो कौन सा अकाल आयोग कब पड़ा था, उसका आपको क्रम लगाना है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैकडोनले ये कब आया था? तो 1901 में। स्ट्रेची आया था आपका 1880 में स्ट्रेची। फिर करते हैं लॉयल आया था आपको 1898 में, 1898 में। वही बात करते हैं कैंपबेल, तो कैंपबेल के शासनकाल में यानी 1866 में हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको क्रम लगाना है। इसका आपको ए वाला सही होगा कि DBCA ये प्रकार के आयोग है, तो इनको आप लोग विशेषकर डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आयोग के दौरान बरुद्दीन तैयब जी कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इनको किस रूप में जाना जाता है तैयब जी को? तो ये आपको पता होना चाहिए कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम बने थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप में। अब एक कब बने थे? तो ये आपको पता होना चाहिए 1887 में। 1887 का कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागा जतिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भागा जतिन के बारे में कौन सा कथन सही है इनमें से? तो ये इनमें से युगांतर होना चाहिए। युगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन यहाँ पे आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, युगांतर से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ लागू किया गया था। तो ये लागू किया था बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर यानी सैंधव नून के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण था?
तो ये था आपका कौन सा, तो बिहार। नेक्स्ट है कि बिहार के जगदीशपुर 1857 में भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे, बहुत बार पूछा जा चुका है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1868 में, 1868 में, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी 1868 में। नेक्स्ट है कि स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत में किस शहर में पहुंचा था, तो स्पेनिश फ्लू पहुंचा था, ये प्रथम विश्व युद्ध, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के से लौट रहे सैनिकों से हुआ था, और सबसे पहले ये बम्बई यानी मुंबई बंदरगाह में पहुंचा था। ठीक है, मुंबई बंदरगाह, और ये प्रथम विश्व युद्ध से जब सैनिक लौटे थे तो उनके द्वारा ये फैला था स्पेनिश फ्लू। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है असली नाम और उनका लोकप्रिय नाम। मूल शंकर आपको पता होना चाहिए, दयानंद सरस्वती का। नरेंद्र दत्त मिला लीजिए, सॉरी नरेंद्र दत्त किससे, तो नरेंद्र दत्त हो गए आपके विवेकानंद, विवेकानंद हो गया आपका नरेंद्र दत्त। ठीक है, विवेकानंद। उसके बाद हो गए चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय हो गए गदाधर चट्टोपाध्याय तो रामकृष्ण परमहंस, और मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम था भागनी निवेदिता। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा BA3B4 B4 C2A1 C2D1। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था, तब किसने मार्ले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो है। तो इस प्रकार से प्रश्न स्टेटमेंट वाइज है, बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था C राजगोपालाचारी ने। तो इस प्रकार से कथन याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा आपको सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है बताना है। 1882 में हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूल के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है धोदो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं को के शिक्षा के खिलाफ थे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थे विधवा पुनर्विवाह संघ प्लस मतलब वुमेन यूनिवर्सल के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। और मद्रास एसोसिएशन सोसाइटी एनी बेसेंट ने कहा था कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी, ये भी सही था। और उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा के पुरजोर समर्थन किया था, ये भी सही था। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपका सही आंसर होगा डी, आपका सही होगा। लेकिन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी, तो ये शुरुआत की थी किसके द्वारा की गई थी, तो नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने गणपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने बंदरगाह या गोदाम स्थापित किए थे, तो ये आपका सही है, हाँ, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि गजपति शासक नहीं, तो ये आपका बिल्कुल गलत, यहीं से गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, पहला गलत है, ये आपका सही नहीं है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था 1910 में, सही है, 1710 में होगा शायद। फिर है कि विजयनगरम साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे ली गई जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया था, ये भी सही है। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही, डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए, तो ये बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालवारी थे, इन्होंने इसकी वकालत की थी के विधान थे, तो ये आपको बिल्कुल सही होगा। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था, नहीं, इन्होंने तो विरोध किया था, समर्थन तो नहीं था, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इसलिए कौन सा कथन सही है, तो केवल एक ही कथन आपका सही था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 1928-29 के दौरान भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। 28-29 के दौरान कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन थे यहाँ पे,
तो आपका श्री कृष्ण सिंह 2829 में श्री कृष्ण सिंह बिहार प्रांतीय कांग्रेस की समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर की किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था। तो मुंगेर में कौन था? तो स्वामी सहजानंद और मोहम्मद जुबैर, स्वामी सहजानंद मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट है कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी पटना में। बिहार यूथ लीग कहाँ हुई थी? तो पटना में। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव इसका क्या परिणाम था? तो इसका परिणाम था आपका क्या? तो उन्होंने कर पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र लौटा दिया था। तो ये आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन सा मेल नहीं है? तो इनमें से कौन सा मेल नहीं है आपको बताना है। तो कृषक प्रजा पार्टी अब्दुल हक सही है। खुदाई खिदमतगार तो अब्दुल गफ्फार का ये भी सही है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो अल्लाह बख्श, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इसके होंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपको याद रखना है। मौलाना आज़ाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका सही था, ना कि अल्लाह का। खाकसार पार्टी तो अल्लामा मस्करी की सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पन्नों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो आर सी दत्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कितने, तो हिंदू पैट्रियार्ड ने। नेक्स्ट है कि बलबन से कौन संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा बलबन से संबंधित नहीं है? देखिए मामलुक वंश के थे, सही है। पूंजी का हस्तांतरण नहीं, ये गलत हो गया। चहलगामी तुर्क सही है। रक्त और लौह की नीति बलबन की थी, लेकिन पूंजी का हस्तांतरण ये बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो मुगल काल में कौन पूर्ति करता है? तो मीर सामान। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था, बिल्कुल गलत है। उन्हें सशर्त मशरूत मनसब दिया जाता था, हाँ ये भी सही है, दिया जा सकता था, बिल्कुल सही है। उन्हें नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाते थे, ये भी सही है। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, ये भी सही था, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध 13 10 और 3 13 हो गया आपका 13वें कलिंग अभिलेख में कलिंग का विवरण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया था? मैंने बिल्कुल आपको घटना चक्र से ये प्रश्न है, घटना चक्र में मैंने कराया हुआ है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। एरन स्तंभ लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल यहीं से है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था, आई थिंक ये वाला शेरशाह के प्रथम प्रशासन के बारे में एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। शेरशाह के प्रशासन के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ फिर से बता देता हूँ। तो शेरशाह के प्रशासन के बारे में ये दोनों सही थे, ठीक है, दोनों सही थे। सॉरी यहाँ छूट गया था। शेरशाह के साम्राज्य में 47 सरकार में विभाजित किया गया था, बिल्कुल सही है। चीफ सिकदार कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभावी अधिकारी थे, सही था ये। और प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया जाता था, यह भी आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, आपको क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है?
तो कौन सी नदी, तो नर्मदा और ताप्ती होता तो ताप्ती भी होता, नर्मदा यहाँ आंसर है, तो नर्मदा भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि नदी है उनकी सहायक नदी, गंगा होगी एक तरफ, गंगा यमुना कृष्णा और महानदी, इधर हो गया चंबल भीमा कोसी और शिवगंगा। आपको पता होना चाहिए गंगा की हो गया कोसी, यमुना की हो गई चंबल, कृष्णा की हो गई आपको भीमा और महानदी बनती है तो इसकी शिवनाथ, महावती शिवनाथ। इसीलिए इस प्रकार से इसका आंसर आपको सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हिमालय के किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ, तो हिमालय की कौन सी श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ, तो ये आप लोगों को पता है कि शिवालिक का निर्माण सबसे बाद में होता है। नेक्स्ट है कि कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है, तो इनमें से पाई जाती है एम, ठीक है, तो भारत में एम पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न हुई है, तो महान हिमालय के उत्तर में यानी कि सतलज नदी तिब्बत से निकलती है तो ये उत्तर में हो गई, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, आपका तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत से, तो इसीलिए इसका आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कोयला उत्पादन संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा कोयले से उत्पादन संबंधित नहीं है। देखिए बोमडिला ये एक लौह खान है, ठीक है, कोयले से नहीं है, तो यही आपका सही आंसर होगा, लौह खान है, ये लोहे की खान है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बाद बाकी हो गया तीनों आपके हो गए किससे, ये हो गया आपका कोयले की खान है, चाहे वो कर्णपुरा बोलो चाहे वो आपका गिरिडीह बोलो, ये तीनों हो गए आपका कोयले से। अब बोकारो, ये तीनों कोयले से, जबकि बोमडिला किससे है, लौह खान है ये, ठीक है, लौह खान है, याद रखना। नेक्स्ट है कि विश्व की दो शीर्ष अग्रणी तीन उत्पादक देश कौन से हैं, तो तीन उत्पादक देश अग्रणी बोल रहा है तो इंडोनेशिया और चीन और इंडोनेशिया तीन उत्पादक देश माने जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं, तो विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी आपका रिंग ऑफ फायर जो कि हिंद महासागर की पेटी में पड़ता है, वहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी और कोष कीट पालन यानी कि रेशमी उत्पादन बहुत विकसित है, कहाँ पे विकसित है, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, हाँ बिल्कुल सही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या नाम है, अंगूर की खेती होती है। जितने भी रसदार फल होते हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पहला तो फैक्ट ये याद रख लीजिए आप, ठीक है, यहीं से आप लोग इसका सही आंसर मार सकते थे। उसके बाद बागवानी है, केसकेन यानी कि रेशमी उत्पादन भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है कि विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है, तो अपक्षालन की प्रक्रिया होती है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि एक तरफ जलप्रपात दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है, तो जलप्रपात सबसे पहले आ जाएगा दूध सागर, ठीक है, दूध सागर का हो गया गोवा, बरकाना का हो गया आपका कर्नाटक में है, खंडाधार हो गया आपका उड़ीसा में, और पलानी हो गया हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, सी आंसर आपका बिल्कुल सही, सी, ठीक है, सी सही आने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी जो कि बिहार में प्रवेश करती है कहाँ से, तो बक्सर से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो इसका सी बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, तो बिहार की मुख्य नदी प्रणाली अगर बात किया जाए तो गंगा, जो कि बिहार की, ये सभी बिहार की नदी है, देखो बिहार में आती है दोनों, लेकिन यहाँ पे मुख्य पूछा है तो मुख्य में आपका गंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य नदी गंगा है जो कि बिहार के बीचों बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य की अगर बात करता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य एक ही है, तो वाल्मीकि अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो नेपाल के साथ जितने भी जिला साझा जो हैं जिले साझा करते हैं वो सभी आप लोगों को मैंने कराए हुए, अगर कराए नहीं है तो मैं आपको करा दूंगा जल्दी। बिहार स्पेशल भी मैं शुरू करूंगा, बिहार स्पेशल आपको एक ही दिन में पूरा बिहार स्पेशल आपको करवा दूंगा, रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी वीडियो लाऊंगा मैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, देखो अररिया पड़ता है, सीतामढ़ी पड़ता है, मधुबनी, जबकि पूर्णिया आपका बिल्कुल भी किससे, तो आपका नेपाल से सीमा नहीं लगाता है। नेक्स्ट है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, कोसी नदी।
नेक्स्ट है कि रांची का पठार उदाहरण है, तो रांची का पठार उदाहरण है उत्थित पेनी प्लेन का, उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित होते हैं, तो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित होते हैं एंटीजन, एंटीजन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इसियारा टेस्ट संबंधित है, तो इसियारा टेस्ट किससे संबंधित है, तो रंग दृष्टिहीनता से, तो रंग दृष्टिहीनता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया बीमारी का कारण है, तो मनुष्य में कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया तो एक्स गुणसूत्रों की उपस्थित प्रभावी जीन्स है। नेक्स्ट है कि मनुष्य का रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है, रक्त की अगर एग्जैक्ट पीएच वैल्यू बताए तो 7.4 होती है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए, अगर एक ही आंसर में हो तो आपका 7.4 आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो बीज के अंकुरण के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन है। तो खनिज लवण आवश्यक नहीं है, क्योंकि तापमान आवश्यक है, नमी है, ऑक्सीजन है, लेकिन खनिज लवण की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी बीज अंकुरित हो सकता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तन का उदाहरण है, तने का होगा, ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए तने का उदाहरण है, तो कौन सा तने का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नागफनी का फिक्लोलेड, फिलोक्लेड, ठीक है, नागफनी का फिलोक्लेड जो कि तने का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी शोषण नहीं करती हैं, तो हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी शोषण नहीं करती, परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं जो कि अनॉक्सीकरण नहीं करती हैं। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते, तो क्या है, पौधों के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर होगा जड़, जड़ कभी भी नहीं खाते वो, ठीक है, छाल खा जाते हैं, काष्ठ और तना से सभी खा जाते हैं, लेकिन जड़ नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें से एक कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि मीथेन है, नाइट्रोजन है और CFC है। नेक्स्ट है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक और कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो, उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, दोनों ही धनात्मक प्रदूषण का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, तो भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो वन्यजीव और वातावरण का, वन्यजीव और वातावरण का। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपका UP RO का जिन्होंने पेपर दिया होगा उन्होंने भी ये प्रश्न देखा होगा, तो वहाँ पर भी आपका लिंडमैन बिल्कुल सही, यही 4 ऑप्शन भी थे और वही कॉपी पेस्ट मार दिए। इसीलिए बोलता हूँ कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट में पूछा जाता है, आप लोग विशेषकर किसी भी स्टेट का पेपर उठा लीजिए और आप पेपर देने जाएंगे, एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, और जो भी कट ऑफ होता है वो लोगों का एक आध नंबर से ही आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, एक नंबर से नहीं होता है कभी कभी किसी का, तो इन्हीं सब कारणों से नहीं होता है, क्योंकि आप लोग इन पे ध्यान नहीं देते। और जितने भी 2024 से मतलब 25 में अभी जितने भी क्वेश्चन जनवरी से अभी तक पूछेंगे, जितने भी स्टेट में क्वेश्चन, वो सभी आप लोग देख डालिए, ठीक है, चाहे वो UP में पूछा गया, बिहार में या राजस्थान में या MP में, कहीं पे उनका GK जितना है वो सभी आप लोग देख डालिए, कहीं ना कहीं आपको 2-4 प्रश्न मिल ही जाएंगे, तो इसका लिंडमैन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कि DNA और RNA निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो तत्व जो कि DNA और RNA में नहीं होता है, तो सल्फर नहीं होता है, फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है कि नेक्टोन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है, निम्न में से कौन नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं है, तो नेक्टोन्स की श्रेणी में जेलीफिश नहीं है, तो जेलीफिश नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक जिम्मेदार है, या कौन सबसे अधिक योगदान देता है, तो इनमें से आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
नेक्स्ट है कि कोयले के किस किस्म के से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण पौधे से हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए पीट से पता लगाया जा सकता है ये किस पौधे से प्राप्त हुआ कोयला है। नेक्स्ट है कि शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की सांद्रता होती है बना होता है एक मिश्रण। तो ये किससे मिश्रण का बना होता है? तो ये भी आपका पूछा गया था कहाँ, RO में ये भी प्रश्न पूछा गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 से 3 यानी 1 HNO3 हो गया और 3 हो गया HCl। HNO3 एक पर हो गया अनुपात और 3 अनुपात हो गया HCl का। नेक्स्ट है कि माचिस की तीली की टिप पर क्या लगाया जा सकता है, क्या लगाया जाता है? तो माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किसके द्वारा लोहे के ग्लेवनाइड किया जाता है? ठीक है, ग्लेवनाइज किया जाता है किसके द्वारा? तो जिंक या जस्ते की परत चढ़ाकर। ठीक है, जिंक या जस्ता दे रखा होता है कभी कभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी चैडविक के द्वारा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है कौन से तरंगे सोनार में उपयोग की जाती हैं? तो सोनार में उपयोग की जाती है पराशब्द तरंगे सोनार में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम से अलग करने में काम आता है? तो मट्ठे में से यानी कि जब हम लोग मट्ठे में से क्रीम निकालते हैं इनमें से कौन सा बल काम करता है? तो ये उनमें से अपकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ जो लगा होता है बल अपकेंद्रीय बल, यानी कि डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। जेन का है तो अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है कि माइक्रोफोन का क्या कार्य और किस में बदलता है? तो माइक्रोफोन जो कि ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में। नेक्स्ट है कि बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को बहुत पुराने दस्तावेजों की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में लाई जाती है? यानी कि बहुत पुराना है तो उसको IR किरणें, ठीक है, इंफ्रारेड किरणें से हम उस लिखावट को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ठंड लगती है? नहीं, क्योंकि दो कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं और जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। तो ये इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा? तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो इनमें से उत्प्लावन बल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? तो खुला छोड़ देंगे तो ठंड हो जाएगी? नहीं, तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठंड नहीं होगी। इससे तापमान क्या बढ़ेगा, ना कि कम होगा। नेक्स्ट है कि मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारित में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अगर मानव की करनी है तो आपको रेडियो कार्बन डेटिंग, अगर पृथ्वी की करनी है तो आपको यूरेनियम कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का याद रखना। मानव जीवाश्म का तो रेडियो कार्बन डेटिंग से, और पृथ्वी की आयु पता करनी है तो क्या नाम है, यूरेनियम कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम से। ठीक है। नेक्स्ट है कि 150वां प्रश्न है कि लंबवत तरंगे किस से गुजर नहीं सकती हैं? लंबवत तरंगे किससे नहीं? तो निर्वात में गुजर नहीं सकती हैं। इस प्रकार ये पूरे DSO का पेपर था आपका 150 प्रश्न का। बिल्कुल सटीक आंसर मैंने बताए हुए हैं। इसी प्रकार इसको बिल्कुल आपको अच्छे से 1 से 2 बार भी देख सकते हैं, 2 बार देख लीजिए। PDF को डाउनलोड करना है, PDF का डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, आपका PDF डाउनलोड कर सकते हो, विद आंसर भी डाउनलोड कर सकते हो, और आपको विद केवल प्रश्न चाहिए तो आपको वो भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मुझे और वीडियो लाने में उत्साह मिले और मैं और वीडियो ला सकूं आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस अगली क्लास जो आपकी होगी। अभी 10 बजे मैं लाइव आता हूँ, 10 बजे आप लोग आइए और देखिए मैं घटना चक्र 2025 का करा रहा हूँ। ठीक है, 2025 का घटना चक्र, लेटेस्ट घटना चक्र है। आप लोग 10 बजे जुड़िए, करेक्ट 10 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी लाइक कर लीजिए, और आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिसका आपको 10 बजते ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।